अस्सलाम वालेकुम। CS711 की जो असाइनमेंट आई है, असाइनमेंट नंबर 2, उसके अंदर एक रिसर्च पेपर दिया गया है और उसको कहा गया है कि इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें, इसके गुड पॉइंट्स और इसके वीक पॉइंट्स लिखें। तो पेपर की पहले मैं आपको थोड़ी सी समरी 2-3 लाइनों में बता दूं कि वो है क्या चीज़ ना। तो पेपर के अंदर उन्होंने एक ऐसे मेथड पे काम करने की बात की है कि एक ऐसा मेथड के सपोज़ आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और उसके अंदर आपको 4 फीचर्स चाहिए, 4 फंक्शन चाहिए। तो अगर उस 4 में से 2 आपको कहीं और से बने बनाए मिल जाते हैं, तो आप उन 2 को यूज़ करें और 2 अपने नए बनाएं और उन चारों को मिला के इंटीग्रेट करके आपस में एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर दें। इससे आपका टाइम भी बचेगा, इससे आपकी 50% कॉस्ट भी बच जाएगी क्योंकि आपने 2 बने बनाए सिस्टम यूज़ किए, और 50% टाइम भी बच जाएगा क्योंकि आपने सिर्फ 2 के ऊपर काम किया, 2 आपको बने बनाए मिल गए थे। तो इस चीज़ के ऊपर, यानी कि इन सेंस आप कह लें कि रीयूजेबिलिटी के ऊपर बात की गई है। तो रीयूजेबिलिटी तो एक ट्रेंड है ऐसा जो कि ऑलरेडी चला आ रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसे हम कहते हैं वो भी रीयूजेबिलिटी पे है कि एक क्लास आपने बना के रखी हुई है, दोबारा आपको कहीं उसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको इस्तेमाल कर लें। लेकिन यहाँ पर रीयूजेबिलिटी को किसी थोड़े से और सेंस में उन्होंने लिया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले से थोड़ा सा हट के कि पूरे सिस्टम के बने बनाए सिस्टम आपको मिल जाएं और वो आप इंटीग्रेट कर लें दूसरों के साथ। तो इसके कुछ गुड पॉइंट्स बताने हैं, कुछ वीक पॉइंट्स बताने हैं। तो गुड पॉइंट्स पे जब आया जाए तो सबसे अच्छा पॉइंट तो इसका ये है कि जब कस्टमर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए आता है तो बाकी सारी बातें जो होती हैं वो बाद में होती हैं, लेकिन जब वो एंटर होता है तो उसके दिमाग में सिर्फ 2 जो क्वेश्चन अराइज़ हो रहे होते हैं वो ये होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मुझसे डिमांड कितनी करेगी, कितनी कॉस्ट मांगेगी। और दूसरा सवाल ये होता है कि मैं जा तो रहा हूँ सॉफ्टवेयर बनवाने, लेकिन टाइम कितना लगेगा, कितने अरसे में ये सॉफ्टवेयर बना कर दे देंगे। तो ये 2 सवाल सबसे पहले कस्टमर के माइंड में आते हैं और इन्हीं दोनों सवालों का आंसर इस अप्रोच ने प्रोवाइड कर दिया कि जो सिस्टम है वो 50% कॉस्ट आपकी एक तरीके से मिनिमाइज़ कर देगा क्योंकि आपको काफ़ी सारे कंपोनेंट बने बनाए मिल जाएंगे, और इसी तरीके से टाइम जो है वो भी काफ़ी सारा आपका मिनिमाइज़ कर देगा। तो कस्टमर के पहले 2 सवाल जो फ़ौरन ऑर्गेनाइजेशन में इंटर होते ही आ रहे हैं उसके माइंड में, तो उस तरफ से आपने एक तरीके से ये अप्रोच यूज़ करके कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया। तो ये एक अच्छी अप्रोच इस लिहाज से है कि आपका कस्टमर आपके लिए आपके पास कैप्चर हो जाता है। और दूसरी जो इसके अंदर एक अच्छी बात यह है कि जब आप पुराने सिस्टम के बने बनाए सिस्टम जो यूज़ करेंगे उसके अंदर इन्होंने एक नई मशीन लर्निंग की अप्रोच इन्होंने इस्तेमाल की है, जिसको आप कह सकते हैं, इन्होंने इसका यहाँ पर प्रोजेक्ट इसके अंदर जो अपना पेपर के अंदर नाम दिया है वो इन्होंने दिया है मिस मैच एलिमिनेशन विद पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि जो आप का एक नया कंपोनेंट आपने बनाया और उसको आप एक पुराने कंपोनेंट के साथ जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली कुछ मिसमैच आएंगे। तो उन मिसमैच को दूर जो है पैसेज ऑफ टाइम के साथ किया जाए। मतलब ये कि वो जो सिस्टम आपने बनाया है वो एक मशीन लर्निंग के तरीके पे चलेगा और लर्न करता जाएगा, और लर्न करने के साथ साथ क्या होगा कि जैसे जैसे सिस्टम मैच्योर होता जाएगा तो जो उसके अंदर थोड़ा बहुत 2 कंपोनेंट्स में मिस मैच है वो आहिस्ता 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 टाइम के साथ ख़त्म होता चला जाएगा। तो ये एक इन्होंने एक अच्छा फ्यूचर दिया है और ये इसका गुड पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि हमने 2 सिस्टम इंटीग्रेट कर दिए तो अब उनके अंदर जो एरर है वो रहेगा और जो चीज़ें अच्छी चल रही हैं वो अच्छी चलेंगी, ऐसा नहीं है, बल्कि सिस्टम बनने के बाद भी यूजेज के साथ साथ इम्प्रूव होता जाएगा। तो ये एक गुड पॉइंट है। फिर उसके बाद जो इन्होंने जो एक दिया है इन्होंने जो अपना एक कंसेप्ट दिया है अपना कि कंपोनेंट्स को रीयूज़ किया जाए, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी के तरीके पे ही चल रहा है सारा सिस्टम, तो उसको भी ये सपोर्ट करेगा। और आहिस्ता आहिस्ता अगर हम इस सिस्टम को स्टैंडर्ड सिस्टम बनाने में कामयाब हो जाते हैं, ये एक स्टैंडर्ड बना देते हैं कि अब जो भी कोई सॉफ्टवेयर बनेगा पहले हम उसके अंदर ये चेक करेंगे कि जो फीचर्स हमें इसमें चाहिए उसमें से कितने पहले से मौजूद हैं, और अगर पहले से जो मौजूद होंगे हम उनको उठा के यूज़ कर लेंगे। तो अगर इस तरीके से हम इसको एक स्टैंडर्ड सिस्टम बना दें तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा और उसको भी ये आगे लेके जाएगा। फिर दूसरी बात ये कि इन्होंने सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके बस ऐसे नहीं छोड़ दिया कि हमारा सिस्टम रेडी हो गया है और 2 सिस्टम हमने इंटीग्रेट कर दिए और दोनों सही काम कर रहे हैं एंड दैट्स इट। क्योंकि सही काम करना ही बहुत कुछ नहीं होता, हमने इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें इसमें नोट करनी होती हैं कि सिस्टम अगर काम कर रहा है तो सिस्टम का अब साइज़ क्या है,
और फिर उसके बाद आपके फंक्शन पॉइंट्स वगैरह क्या हैं, मतलब इन सब चीज़ों को आपके हमारे पास कुछ मैट्रिक्स मौजूद हैं, जैसे लाइन ऑफ कोड जिसे हम एलओसी कहते हैं, और उसके अलावा आपके पास फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स मौजूद हैं। उन इन लोगों ने उन मैट्रिसेस को यूज़ करके तो अपने सारे सिस्टम को एनालाइज भी किया है कि ये सिस्टम मैट्रिसेस की बेस पे हमें कितनी एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, और उसके ऊपर इनको रिज़ल्ट मिला है कि ये अच्छी परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद ही इन्होंने इसको अडॉप्ट किया है। तो ये कुछ इसके गुड पॉइंट्स हैं जिनको आप मैंने आपको बेसिक सी समरी से एक आइडिया दे दिया है जनरल सा, और आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं अपने लिहाज से और इसके अंदर से अपने पॉइंट निकाल सकते हैं। फिर जब इसके वीक पॉइंट्स की तरफ जाते हैं तो पहली बात ये कि जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बात कोई रिलेट हो जाती है तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। हर चीज़ में कुछ ना कुछ आपकी इम्प्रूवमेंट्स की और बेहतर करने की जगह मौजूद रहती है। इसी तरीके से इस अप्रोच के अंदर भी आपके बेहतर करने की जगह हर जगह पे मौजूद है। जैसे कि अब इनके हम सबसे पहले हम इनके प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जाते हैं। जो उन्होंने केस स्टडी की है, मतलब उन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंसीडर किया है मैथ टाइप, जिसको हम अक्सर अपनी मैथ की असाइनमेंट्स वगैरह में यूज़ भी करते हैं, और उसके साथ इन्होंने डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट बने बनाए कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट कर करके तो प्रैक्टिकली चेक किया है कि सब कुछ हमें सही तरीके से चलता हुआ मिल रहा है या नहीं। तो इन्होंने उसी की बेस के ऊपर अपने फंक्शन पॉइंट्स वगैरह चेक किए हैं, परफॉर्मेंस वगैरह सारा कुछ इन्होंने मैथ टाइप से ही मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को रिलेट करके किया है। तो पहला पॉइंट ये है कि ये लोग जो अपना एक प्रोसेस, ये जो आइडिया अपना प्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक ओवरऑल पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक किस्म के नहीं, हज़ारों किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं, और ये अपने आइडिया को प्रेजेंट करने के बाद डिफेंड सिर्फ एक छोटे से मैथ टाइप जैसे सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं। और एक मैथ टाइप के सॉफ्टवेयर की बेस के ऊपर आप किस तरीके से इतने बड़े आइडिया को डिफेंड कर सकते हो, जबकि मैथ टाइप के सॉफ्टवेयर में आपके पास सिक्योरिटी का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। तो आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपका ये सिस्टम, आपका ये जो इंटीग्रेशन सिस्टम है, ये सिक्योरिटी फैक्टर को सही तरीके से डील कर रहा है या नहीं। फिर मैथ टाइप के अंदर परफॉर्मेंस फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। फिर मैथ टाइप के अंदर डाटा प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की इन्वॉल्व नहीं है। तो इतनी मेजर चीज़ें मैथ टाइप जैसे सॉफ्टवेयर में मिस हैं, और आप इतना बड़ा जो एक आइडिया है वो दे के आप उसको छोटे से मैथ टाइप जैसे सॉफ्टवेयर पे कैसे डिफेंड कर सकते हो। तो सबसे बड़ा वीक पॉइंट तो इनका ये है। फिर जब सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव पे जाते हैं तो इन्होंने ये आइडिया तो दे दिया, लेकिन ये आइडिया इन्होंने जैसे डिफेंड किया है मैथ टाइप के सॉफ्टवेयर पे, तो ये आइडिया भी लिमिटेड है मैथ टाइप जैसे ही सॉफ्टवेयर के लिए। इसके अंदर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो गई है, और आजकल के दौर में आईटी सेक्टर में जब आप जाते हैं तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब इसके अंदर एक सिंपल सी एग्जांपल है कि इसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट सिक्योरिटी के लिहाज से जो है वो ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूँ, तो अब मैं इन्हीं की अप्रोच को फॉलो करता हूँ। मुझे एक सॉफ्टवेयर के अंदर 4 फीचर चाहिए। 4 के अंदर जब मैं रिसर्च करना शुरू करता हूँ तो 3 मुझे बने बनाए मिल गए। सिक्योरिटी के लिहाज से कुछ सेंसिटिव सॉफ्टवेयर है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 3 मुझे बने बनाए फीचर्स मिल गए। अब एक मैंने खुद बनाना है। मैंने वो एक बनाया और उन तीनों को उठाया और अपने इस एक के साथ इंटीग्रेट करके 4 फीचर्स की बेस पे एक सॉफ्टवेयर बना दिया। और सॉफ्टवेयर क्योंकि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सेंसिटिव था, तो वीक पॉइंट ये है कि क्या अब ये सॉफ्टवेयर सिक्योर होगा, और अगर होगा तो ये सॉफ्टवेयर कैसे सिक्योर हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर हमने 3 बने बनाए फीचर्स उठा के लगाए हैं, जो कि उन फीचर्स के अंदर क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं और उन फीचर्स को हैक करने का आसान तरीका मौजूद होगा उनके पास जिन्होंने इसको डेवलप किया है। तो हमारा सॉफ्टवेयर तो फिर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा वीक हो गया, क्योंकि अब इसका डेवलपर एक नहीं है, अब इसके डेवलपर एक मैं हूँ और इसके अलावा 3 और भी हैं जिन्होंने 3 फंक्शन अलग अलग बनाए थे। जब मैंने उनके सिस्टम उठा के अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किए तो डेफिनेटली मेरा सिस्टम जो है अब वीक है और इजीली हैकेबल है उन लोगों के थ्रू जिनके सिस्टम बने हुए मैंने अपने सिस्टम में इंटीग्रेट किए। तो सिक्योरिटी के लिहाज से इस चीज़ को इन्होंने कि अपनी किसी प्रैक्टिकल स्टडी में नहीं बताया कि सिक्योरिटी इन्होंने कहाँ पर डील की है। फिर दूसरी बात आ जाती है एफिशिएंसी फैक्टर्स को। अगर आप देखें तो इसके अंदर एफिशिएंसी कहाँ पर है, जब एक आपने इसके अंदर ये बता दिया कि इससे हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बच जाएगी, हमारा टाइम बहुत बच जाएगा, लेकिन क्या कॉस्ट और टाइम बचाने का मतलब ये होता है कि हम एफिशिएंसी पे कंप्रोमाइज़ कर लें?
और अगर एफिशिएंसी पे कंप्रोमाइज़ करने से ही हमने कॉस्ट और टाइम बचाना है तो हमें फिर इस मॉडल की ज़रूरत नहीं है। हम और भी बहुत सारे तरीक़ों से अपनी कॉस्ट और टाइम बचा सकते हैं। हम अपने सॉफ्टवेयर बनाने के प्रोसेस के अंदर से क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को एलिमिनेट कर दें, तो क्वालिटी एश्योरेंस में जो टाइम लग रहा था वो भी बच जाएगा, जो पैसे लग रहे थे वो भी बच जाएंगे। इंस्पेक्शंस को एलिमिनेट कर दें तो जो पैसे और टाइम लग रहा था वहाँ से बच जाएगा। टेस्टिंग को एलिमिनेट कर दें, वहाँ पे जहाँ पे पैसे टाइम और लग रहा था वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो फिर हमें इस सिस्टम की क्या ज़रूरत है? तो अगर आप एफिशिएंसी को एलिमिनेट कर रहे हो कॉस्ट और टाइम के साथ तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप डेफिनेटली एफिशिएंसी को एलिमिनेट नहीं करोगे तो जब बात एफिशिएंसी पे आती है तो यहाँ पर ये इनका आइडिया थोड़ा सा वीक पड़ जाता है कि एफिशिएंसी किस तरीके से आएगी। आप एक टूल को उठा के दूसरे के साथ इंटीग्रेट करने के लिए बीच में कुछ ग्लू कोड्स, जो इन्होंने नाम दिया है, ग्लू मतलब जो हम दो चीज़ों को चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं, इन्होंने एक कोड को नाम दिया है ग्लू कोड। तो आप एक ग्लू कोड यूज़ कर रहे हो जो कि दो कंपोनेंट्स, एक पहले से बने हुए और एक नए कंपोनेंट को आपस में लिंक करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो ग्लू कोड मतलब आप एक तरीके से कोडिंग को एक्स्ट्रा डाल रहे हो। तो वो जो कोडिंग एक्स्ट्रा आ गई तो डेफ़िनेटली एक्स्ट्रा कोड और एक्स्ट्रा वर्क मतलब एफिशिएंसी कम हो गई, पहली बात। फिर दूसरा इन्होंने तरीका ये यूज़ किया है कि जब डिफरेंट किस्म के दो सॉफ्टवेयर के दो कंपोनेंट आपस में लिंक होंगे तो इन्होंने बीच में कुछ कन्वर्टर क्लासेस लगाई हैं जो कि एक कंपोनेंट के डाटा को दूसरे कंपोनेंट के लिए कन्वर्ट करेगा और उसके अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लेके आएगा। तो मैथ टाइप जैसे छोटे सॉफ्टवेयर में तो कन्वर्जन इन्वॉल्व ही कितनी एक है, तो उन्होंने उस पर चेक करके उस पर अच्छा रिज़ल्ट दे दिया। लेकिन जब हैवी डाटा प्रोसेसिंग होगी तो उस डाटा प्रोसेसिंग के अंदर डाटा कन्वर्जन में कितना टाइम वेस्ट होगा, इन्होंने इस चीज़ को कंसीडर नहीं किया। ये इसका जो है एक और वीक पॉइंट है। फिर इनका एक पॉइंट था मिस मैच एलिमिनेशन विद टाइम पैसेज, जिसको मैंने ऊपर एक अच्छा पॉइंट कहा था कि सिस्टम डे बाय डे इम्प्रूव होता जाएगा, जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे इम्प्रूव होता जाएगा। ये एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन इसके अंदर भी एक खामी है। अगर इसका वो एक वीक पॉइंट देखा जाए तो वीक पॉइंट इसका ये है कि अब सिस्टम जैसे जैसे मैं यूज़ करता जाऊंगा डे बाय डे मैच्योर होता जाएगा और एडवांस होता जाएगा और उसके अंदर से एरर्स ख़त्म होते जाएंगे। लेकिन आज मैंने अगर सिस्टम यूज़ करना शुरू किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और अभी ये सिस्टम मैच्योर नहीं है, क्योंकि सिस्टम तो इनकी शर्त ये थी कि टाइम के साथ मैच्योर होगा और जितना आप यूज़ करेंगे उतना मैच्योर होगा। तो फ़िलहाल अगर मैं आज यूज़ करना शुरू कर रहा हूँ, अभी ये सिस्टम मैच्योर नहीं है, तो आज और आज कल के अंदर अगले एक हफ़्ते तक जब तक ये सिस्टम मैच्योर नहीं होता उस वक़्त तक मेरे काम के अंदर आने वाली मिस्टेक्स का कौन ज़िम्मेदार होगा। तो ये भी इसका एक वीक पॉइंट है कि सिस्टम वक्त के साथ मैच्योर तो हो जाएगा, लेकिन जब तक मैच्योर नहीं होता तब तक जो ये गलतियाँ करेगा उसका कौन ज़िम्मेदार है। तो ये चीज़ें इसके कुछ वीक पॉइंट्स हैं और ये कुछ इसकी स्ट्रेंथ्स हैं। आपको आई होप कि आइडिया मिल गया होगा। एक जनरल सी डिस्कशन की है मैंने, तो इस बेस के आइडिया के ऊपर आप जो है आप अपना पेपर का आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।